जय हिंद। आप सभी ने फर्स्ट पार्ट में सुना होगा, देखा होगा, जो कैसे बोरबोन वंश का राजा जो है लुई 16 फ्रांस का राजा बना, उसकी नीतियां कैसी थी और उसकी नीति के कारण फ्रांस का जो राजकोषीय खजाना पूरा का पूरा है वो खाली हो गया था। और फ्रांसकोषीय राज के खजाना खाली होने के बाद सबसे बड़ी वहाँ की समस्या ये थी, जो उस समय में फ्रांस की जो समाज थी वो 3 स्टेटों में बटी हुई थी, जिसमें जो कुलीन वर्ग सबसे पहले जो थे पादरी वर्ग थे, दूसरा कुलीन वर्ग जो एलीट क्लास कहते हैं, और तीसरे जो थे उन तीसरे में भी 3 तरह की कैटेगरी थी, जिसमें सबसे ऊपर जो है तीसरे स्टेट जो हैं उसमें सबसे ऊपर जो हैं व्यवसायी होते थे, वकील होते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो सब। दूसरे उसके जो लेवल के थे वो थे किसान, और जो छोटे छोटे जो मतलब खेत वाले किसान होते थे। और तीसरे स्थान पे वो होते थे जो लैंडलेस मजदूर होते थे, किसान होते थे, इस तरह के। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी, जो फ्रांस के समाज में उस समय मात्र तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था। मतलब जो फर्स्ट स्टेट पादरी और सेकंड स्टेट कुलीन वगैरह जो है वो किसी तरह का टैक्स नहीं देते थे। दूसरी तरफ आप सभी ने देखा था जो कैसे फ्रांस जो है अपनी साझा दुश्मन से दुश्मनी निभाने के चक्कर में अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए चला गया, और अमेरिका के 13 स्टेट जो हैं, अमेरिका के 13 कॉलोनी जो है, उपनिवेश जो है, उसको आज़ाद कराया। और उसमें फ्रांस को मिला ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला उसको, जिसके कारण और युद्ध में उसकी जो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा और लचर हो गई। और साथ साथ उससे पहले जो लुई 16 था, वो जो राजा बना था, उसका पूरा का पूरा जो मतलब शानो शौकत और जो वर्साई के महल और जो उसकी महारानी थी, उन सभी के खर्चों के वजह से, उसके सारे रखरखाव के कारण, पूरी राजशाही ठाट बाट के कारण खजाना और खाली हो गया था। इन सब चीज़ों के बावजूद ये हुआ था जो वहाँ पे मतलब स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, न केवल वहाँ की जनता की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के राजा की भी स्थिति, क्योंकि राजा की स्थिति तब होगी अच्छी जब वहाँ का खजाना पूरा भरा होगा। तो इसी को देखते हुए राजा ने जो है वह कर बढ़ाने की सोचा था। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में यहाँ तक सारा का सारा पढ़ लिया था। अब मैं कह रहा हूँ, जिस किसी ने भी यदि फर्स्ट पार्ट फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो प्लीज अपना एग्जाम में मार्क सिक्योर करने के लिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, और आप फील कीजिए जो हिस्ट्री भी कितने मजे के साथ पढ़ा जाता है। आपको बोर या फिर आपको बोरिंग होने की इसमें जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह से आपको मतलब बेकार फील नहीं होगा। आपको लगेगा काश ये पहले पढ़ लिया होता। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्पेशली यदि टीजीटी एसएसटी की बात करते हैं, पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हैं, चंडीगढ़ पीआरटी जेबीटी की बात करेंगे, डीएसएसवी की बात करेंगे, ईएमआरएस की बात करेंगे, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था वहां से आगे, मैं चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है, उससे आगे की हम बात कर रहे हैं। आज जो हम देखेंगे उसमें ये देखेंगे, जो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जो फ्रांस की जो सरकार थी उसको ये लगा जो उसका खजाना पूरा खाली हो गया, उसकी अपनी नीतियों के कारण खजाना खाली था। और सबसे बड़ी समस्या वो थी जो वहां टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट में मात्र तीसरा स्टेट देते थे। तो क्या किया था, तो अब जो आज हम देखेंगे उसमें ये सब चीजें देखना है। जो फ्रांस की सरकार या फ्रांस के राजा, क्योंकि राजशाही था वहां पे, मोनार्ची था, तो फ्रांस के राजा ने ये डिसाइड किया जो क्यों ना टैक्स को बढ़ाया जाए। साथ साथ वहां के पब्लिकों में, वहां की जनता में भी इस बात का रूमर फैल गया जो सरकार जो है टैक्स को बढ़ाएगी। ठीक है, बाकी वहां पे ये रूल था, जो राजा जो है वो अपने मर्जी से, राजा बेशक राजा था बट अपने मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए बेसिकली एक नेशनल असेंबली होता था, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें हर वर्ग, बोले तो जो पहले स्टेट थे, दूसरे स्टेट थे, तीसरे स्टेट थे, तीनों स्टेट के एक प्रतिनिधि, मतलब उन तीनों स्टेट के प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे, और उन तीनों रिप्रेजेंटेटिव के एक वोटिंग होती थी। और उस वोटिंग के थ्रू ही मतलब किसी चीज का डिसाइड होता था, और तब जाकर के ही वह चीज एग्जीक्यूट होता था। तो इसीलिए चूंकि राजा को जो है अपनी खजाना भरने की जरूरत थी, राजा को पैसे की जरूरत थी, और जनता जो एक तरफ सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेट के जनता ही वहां पे क्या है कर देती थी, और साथ साथ अलग से पादरियों को अलग धर्म कर भी दिया जाता था, साथ साथ और अलग अप्रत्यक्ष कर भी, तंबाकू और इन सब पे भी टैक्स लगता था, नमक पे आपको पता है। तो फिर
चूंकि वहां के रूल के अकॉर्डिंग यह था जो राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए नेशनल असेंबली की बैठक बुलानी पड़ेगी। तो वही हुआ, राजा ने नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई। नेशनल असेंबली की बैठक में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि जो है वहां पे आते थे। तो इसमें भी क्या हुआ था, पहले दो जो टॉप स्टेट थे, बोले तो पादरी के और कुलीन के, मतलब एलीट क्लास के, इन दोनों वर्ग के 300 प्रतिनिधि आए। और साथ साथ जो तीसरे स्टेट थे, क्योंकि तीसरे स्टेट 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, तीसरे स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। और एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड, मतलब प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को दोनों तरफ बिठा दिया गया और तीसरे स्टेट के लोगों को उसके पीछे खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वो तो उनको कुछ मानते नहीं थे। उनको तो लगता था ये वो नथिंग, ये कुछ है ही नहीं, इनका काम है सिर्फ टैक्स देना और हमारा काम है मौज लेना। तो उनके 600 प्रतिनिधि को क्या कर दिया गया, जो खड़ा कर दिया पीछे। और साथ साथ उस सभा में, नेशनल असेंबली में, चूंकि राजा था वहां पे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उसमें किसानों को, कारीगरों को, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। और आपको पता है तीसरे स्टेट में ज्यादा से ज्यादा यही लोग थे। तो फिर इनके करीब करीब 40,000 लोगों के लेटर जो है, चूंकि ये आ नहीं सकते थे, तो इनके लेटर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया था और इनकी मांग जो है उन 600 प्रतिनिधि के थ्रू रखा गया था। तो आपने क्या समझा, जो राजा ने टैक्स लगाने के लिए दोबारा से क्या किया, चूंकि उसकी मजबूरी थी, जो नेशनल असेंबली से अप्रूव लेना पड़ेगा, जो कि एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो नेशनल असेंबली की क्या है, मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों स्टेट के, पहले स्टेट पादरी वाले स्टेट के 300 लोग, कुलीन वर्ग के स्टेट के 300 लोग, और किसान वाले, जो व्यापारी वाले और जो थर्ड स्टेट थे उनके 600 लोग, क्योंकि वे ज्यादा थे, आए और वो वहां पे मीटिंग में बैठे। और साथ साथ चूंकि किसानों को, महिलाओं को, औरतों को और कारीगर वगैरह, आर्टिशियन वगैरह को इसमें अलाउ नहीं था, तो उनके 40,000 लेटर जो है यहां पे लाए गए थे। उसके बाद आगे जाकर के क्या हुआ, उसमें यह रूल था जो तीनों स्टेट्स को एक एक वोट जो है देने का राइट था। समझ रहे हो ना, तीनों स्टेट को एक एक वोट देने राइट था। एक वोट प्रथम स्टेट का, एक वोट सेकेंड स्टेट का, एक वोट थर्ड स्टेट का। बट चूंकि थर्ड स्टेट वाले जो हैं ज्यादा थे, इनकी रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा थी, तो इन्होंने इस बात की डिमांड की, जो भाई आप एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के हिसाब से, जैसा कि रूसो वगैरह ने जो है उस किताब में उस समय में थ्योरी दी थी, उस लोकतांत्रिक थ्योरी के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से, डेमोक्रेटिक सिद्धांत के हिसाब से, जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी जो है वोटिंग होनी चाहिए, जो लोग जितने हैं उस हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। तो ये बातें राजा को जो है सूट नहीं की। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जो पहले से रूल है भाई एक एक वोट ही पड़ेगा, हर स्टेट के एक एक वोट ही पड़ेंगे। इस बात पे क्या हुआ, तीसरे स्टेट के लोग जो है वो नाराज हो गए, वो जो है वहां से मतलब विद्रोह में आ गए मूड में, और वो वहां से बाइकआउट कर गए, मतलब उस सभा से बाइकआउट कर गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली की यदि वो जो उस समय की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका कुछ न कुछ एक कोई रूल फूल जो है वो चीजें नहीं हो पाई वहां पे। और उसके बाद ये लोग क्या हुए वहीं पे, अच्छा ये जो एक मीटिंग जो किया गया था, मतलब टैक्स लगाने के लिए राजा ने जो मीटिंग किया था, वो वर्साई जो शहर है वहां पे एक जबरदस्त महल थी। उस महल में जो है वो बेसिकली क्या किया गया था, वहां पे होस्ट किया गया था। तो वो लोग वहां से बाहर निकल करके, और उसी समय में वर्साई में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में आकर के शपथ लिया था। यही कौन, तीसरे स्टेट के लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव ने, और उन्होंने शपथ लिया जो हम जब तक नेशनल असेंबली नहीं बना लेते हैं, एक्चुअली राजा ने जो कर लगाने के लिए मीटिंग जो बुलाई थी, उसको बेसिकली मैंने नेशनल असेंबली बोला, नेशनल असेंबली नहीं कहते थे, उसको स्टेट जनरल कहते थे। ठीक है, स्टेट जनरल जिसका सिर्फ काम था एक तरह से करवर लगाने के लिए डिसीजन बनाना। बट उन्होंने, चूंकि तीसरे स्टेट वालों का यह कहना था जो भाई सबकी वोटिंग एक जैसी होनी चाहिए, सब जो जितने लोग हैं उसका वोट देने का राइट उतना होना चाहिए, पर राजा ने इस बात को मानने से स्टेट असेंबली में मना कर दिया। तो फिर वो लोग वहां से बाइकआउट करके, और वो लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में बाहर आए, और उन्होंने वहां पे यह प्रण लिया, यह शपथ लिया कि जब तक हम नेशनल असेंबली, अब आया नेशनल असेंबली, जब तक हम नेशनल असेंबली नहीं बना लेंगे तब तक जो है इसको भंग नहीं करेंगे। और उस नेशनल असेंबली में बना करके क्या मतलब, उसको गठन करके हम क्या करेंगे, जो है उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली का रूप दिया, अपने आप को एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बताया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा। और उन्होंने कहा जो हम नेशनल असेंबली संविधान बनाएंगे, और संविधान के द्वारा राजा का जो पावर है,
जो राजा का निरंकुश पावर है, मतलब किसी का उस पर अंकुश नहीं है, उस पावर को हम विड्रॉ करेंगे, उससे छीनेंगे और सबसे जो मेन होगा वो देश में क्या होगा, नेशनल असेंबली होगा, जो इन्होंने शपथ लिया था तीसरे स्टेट वालों ने, और इन्होंने अपने आप को जो है नेशनल स्टेट असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव कहा था। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो आखिर यह बातें उठ के क्यों आ रही है, क्योंकि आखिर आज हम पढ़ेंगे जो फ्रांस की क्रांति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एक्चुअली उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपने ये चीज समझ लिया। उसके बाद आगे जाकर के ये जो है 1779 की बातें हैं। उसके बाद आगे जाकर के 2 साल में 1791 की बात यदि करते हैं तो 2 साल में जो है उन्होंने तीसरे स्टेट वालों ने क्या किया था, प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट बना करके सरकार के लिए एक नेशनल असेंबली जो है वो तैयार कर लिया, नेशनल असेंबली बना लिया। और उसके बाद एक तरह से उन्होंने उस नेशनल असेंबली के थ्रू कई सारे जो है वो राइट जो है वो पारित किए थे, कई सारे जो है डिसीजन पारित किए। और उसके तहत फाइनली ये रहा, आपको मैं समझा दूं सिंपल भाषा में, जो फाइनली ये रहा, जो राजा पे जो है, राजा की जो पावर है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया गया, राजा के पावर को कंट्रोल कर लिया गया। और जो फ्रांस अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र था, सिर्फ और सिर्फ मोनार्ची था, उसको एक तरह से यदि बात करते हैं तो उसको आप यहां देखोगे जो संवैधानिक राजतंत्र जो है उसको बना दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र। अभी तक सिर्फ राजा था, उसके ऊपर कोई भी चीजें नहीं थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था, ये सब किसी तरह की कोई बातें नहीं थी। बट चूंकि इनके जिद के कारण नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया 1791 में, और संविधान जो है वह राजा के ऊपर हुआ। और संविधान में वह चीजें लिखी थी जिसको राजा को मानना पड़ा था। और फाइनली जाकर के जो है यह क्या बना, एक संवैधानिक राजतंत्र बना। बट आप समझिएगा, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें राजा ये मारा भी गया था, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो अभी भी आप देखोगे, चूंकि ये बहुत लंबा है इसलिए अभी भी पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सिर्फ फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बना है, अभी राजा नहीं मारा गया है। अभी नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, वो नहीं आया है। तो मतलब इसका अभी एक पार्ट और आएगा, आप समझ पा रहे हो, अभी इसका एक पार्ट और आएगा। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, उसको बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट में आखिर फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं, उसकी शुरुआत क्यों हुई थी, फिर मैं एक बार आप सभी को बता दूं, उसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थर्ड स्टेट, या जिसको तीसरा वर्ग कहते हैं, जो गरीब तबके के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, भूमिहीन थे, कारीगर थे, उन सबको ही क्या होता था, टैक्स देना होता था। और राजा इधर दूसरे तरफ, जो लुई 16 है, वो दूसरे तरफ नया टैक्स लगाने के लिए ये जो स्टेट जनरल है जिसको हम प्रतिनिधि सभा है कहते हैं, उसकी मीटिंग बुला ली। और उसकी मीटिंग में तीनों स्टेट, मतलब पहले स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया। पहले स्टेट का बताया 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, दूसरे के 300 थे और तीसरे के 600 थे। बट वहां पे यह रूल था, जो वोटिंग होती थी और एक स्टेट का एक ही वोट पड़ता था, इस हिसाब से जो है कोई डिसीजन लिया जाता था। आप खुद समझिए, 3 लोग हैं और मतलब 3 स्टेट है और एक एक वोट पड़ेगा, तो एक वोट पता है, एक स्टेट जो है एक वोट किसका होगा, पादरी का, एक वोट किसका होगा, कुलीन वर्ग का, और एक किसान का। तो ऑब्वियस ही बात है 2-1 से कोई डिसीजन ले लिया जाता होगा। मतलब बेचारे जो नीचे वाले थे, तीसरे स्टेट थे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो इस बार इन्होंने विद्रोह ये कर दिया, जो भाई एक डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू होना चाहिए, हम जितने हैं उस हिसाब से वोट देने का अधिकार होना चाहिए और तब वोटिंग की काउंट होनी चाहिए। इस बात को राजा समझ गया, जो ये तो विद्रोह के सुर हैं, कहीं ना कहीं विद्रोह के सुर हैं, तो राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो जब राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, ये लोग वहीं पे राजा की भी बात मानने से इनकार कर दिया और उस जो है जनरली ये जो स्टेट असेंबली था उससे जो है ये क्या है, बाहर आकर के, वहां से बाहर आकर के नारे लगाते हुए बाहर आ गए। और वहीं चूंकि ये बरसाई का एक महल था, बहुत प्रसिद्ध महल था, वहां पे ये सारी की सारी चीजें हुई थी। तो वो लोग वहीं से बाहर आकर के, और बरसाई में ही एक टेनिस कोर्ट था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो बरसाई इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ, बरसाई इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ जो है वो किस घटना से संबंधित है, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे संबंधित है। वहां आकर के सभी ने शपथ लिया, जो हम अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे और संविधान बनाने के लिए हम सारे जो है
इस देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम सभी अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और नेशनल असेंबली का ही काम होगा जो जल्दी से जल्दी देश के लिए संविधान बनाएगा और वह संविधान राजा के पावर को खत्म करेगा। वह संविधान राजा के पावर को खत्म करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो तीसरे वर्ग के स्टेट थे इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और इन्होंने संविधान बनाने का अपना प्रोसेस चालू किया। ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संविधान बनाया और संविधान बना करके उसके बाद इन्होंने नेशनल असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके इन्होंने क्या किया, जो अभी तक जो चीजें जो गरीब तबके के लोगों के अगेंस्ट में था उन सारी चीजों को जो है इन्होंने पलटा। मतलब टैक्स देना सिर्फ उन्हीं का काम था, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो सामंती विचारधारा, मतलब इनको काम वाम करने का जो मतलब मजबूरी थी उनको हटा दिया गया। उसके बाद पादरियों वगैरह का जो विशेषाधिकार था उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो चर्च ने जो जमीन कब्जा लिया था उसको हटा दिया गया। मतलब ये सारा डिसीजन देश के हित में इन्होंने लिया। किसने? नेशनल असेंबली ने। और राजा को सिर्फ मूक दर्शक बना के छोड़ दिया और राजा को भी संविधान के अंदर में ले आए। क्लियर? और उसके बाद फ्रांस में राजतंत्र रहा, जो मोनार्ची रहा, बट वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रहा। और उसके बाद आगे जाकर के फिर क्या होता है, तो इसमें फिर नेशनल असेंबली जो है वह एक्चुअली वोटिंग के थ्रू जो है उसके बाद से वो होने लगा। और उसमें यहां पे समझिएगा, उसमें ये रहा जो वोटिंग के लिए कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको वोट देने का राइट हुआ। स्पेशली वह लोग जो 25 वर्ष से अधिक की उम्र के थे और जो कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स दे सकते थे। और महिलाओं को अभी भी किसी भी तरह के इस फ्रेम में नहीं रखा गया था। तो अब आप समझिए, क्रांति हो रही है, महिला भी इसमें शामिल हो रही है, बट अभी तक क्या है, महिलाओं को भी इसमें राइट नहीं दिया गया। उसके बाद अभी तक राजतंत्र की ही बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी बीच में एक और जबरदस्त घटना हुई थी, वो हुई थी बास्टिल की किला का ध्वंस। जी हां, जो पेरिस शहर था, जब इस समय आपको बता दूं जो वर्साई में ये सारी कांड हुआ, नेशनल असेंबली बना, उसी समय में जो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस मानी जाती है, तो पेरिस और उसके आसपास में पूरे देश में बहुत जबरदस्त तरीके से माहौल जो है वो खराब था। साथ साथ दुर्भाग्य से क्या हुआ, उसी समय में बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ गई। ठंड के कारण अनाज सारे खराब हो गए और जो वहां की मुख्य भोजन पाव रोटी था, उस पाव रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई, जिसके कारण लोग जो है और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और उन्होंने क्या किया, उस समय में बास्टिल का किला एक बहुत प्रसिद्ध होता था जो पेरिस के बगल में, पेरिस के ईस्ट में था, बास्टिल का किला। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बास्टिल का किला गिराने का संबंध किससे है, या बास्टिल के किला को ध्वंस करने का संबंध किससे है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। तो बास्टिल के किले को जाकर के, और चूंकि वह किला जो है उन्होंने, लोगों ने इसीलिए स्पेशली उसको और मतलब खत्म करने का सोचा, क्योंकि उस किले में जो है हथियार बारूद और जो है गोले बारूद हथियार वगैरह बहुत ज्यादा थे। तो चूंकि इनको राजा और राजा के सेना के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना था, तो इनको हथियार और गोला बारूद चाहिए होगा। तो हथियार गोला बारूद वहां से लेंगे ना जहां पे वो रखा होगा। तो इन्होंने इसीलिए सोचा जो चलो हम बास्टिल के किला को सभी मिलकर लूट लेते हैं। इन्होंने बड़े बड़े घरों, बड़े बड़े महलों को भी लूटा जहां से हथियार और ये सारी चीजें बरामद हुई। और बास्टिल के किले में आपको बता दूं, राजा उस समय में कैदियों को भी रखता था। तो इन्हीं के अटैक के कारण, मतलब भीड़ के अटैक के कारण वहां का कमांडर मारा गया। और आप समझ रहे हो, मात्र 7 कैदी थे, मात्र 7 कैदी थे। उन कैदियों को छुड़ा करके इन्होंने जो है वहां से ले आए और साथ साथ उस किले को नस्तो नाबूद कर दिया। और आपको पता है उस किला का एक एक जो टुकड़ा था, जो उसके जो जिस चीजों से वो बने हुए थे, उसको जो है वह कुछ ऐसे लोग जो उसको खरीदना चाहते थे उनको बेच दिया गया। क्यों खरीदना चाहते थे, तो एक पर एक पैसे वाले थे। तो उनको ये था जो भाई ये राजा का प्रतीक था, राजा के निरंकुश शासन का ये प्रतीक था, राजा के डिक्टेटरशिप रूल का ये प्रतीक था, सिंबल था। तो क्यों ना इस सिंबल को हम याद करने के लिए अपने घर में रखें। सोचो, तो लोगों ने उसको भी खरीद लिया। उसके बाद आपने देखा जो टेनिस कोर्ट शपथ भी हुआ, बास्टिल का किला वाला भी हुआ। और उसके बाद आगे जाकर के फिर उन्होंने नेशनल असेंबली वगैरह बनाने की जो है वो बात की थी, संविधान बना और साथ साथ यह राजतंत्र बना। तो अभी भी फ्रांस की क्रांति हुई नहीं है पूरी, अभी तो ये कारण है और ये शुरुआत हुई है। तो एक बार आप सभी बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। और इससे पहले मैं फिर रिपीट करूंगा, जो आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखना। तो ये क्या है, देखो ये है क्रांति की शुरुआत। ये क्या है, क्रांति। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति, ये है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, और आपको जैसा पता है ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। तो इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट जाकर के बहुत जल्दी
पहले इसको देख लीजिए, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, जैसा अभी आपको बताया था, मैंने आपको पहले एक कहानी बता दिया और आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से आपको चीजों को समझाया जा रहा है। तो आप जो स्पेशली टीजीटी और किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में, ये आपका मिस नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है जो इस समय राजा कौन था, लुई 16 था, लुई 16वां था। एक्चुअली लुई 16वां ने क्या किया, 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव के अनुमोदन बोले अंग्रेजी वाले, रिकमेंडेशन के लिए स्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। अभी आपको बताया था क्योंकि राजा को टैक्स लगाना था, और जैसा मैंने बताया ये इतना चीज मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये रूल था जो राजा सबसे ऊपर था, बट यदि किसी तरह का टैक्स वगैरह लगाना है तो उसके लिए राजा को सबसे पहले यही स्टेट जनरल या प्रतिनिधि सभा जो है, स्टेट जनरल मतलब 3 स्टेट थे, याद है आपको, 3 स्टेट बताया था। और सबसे मेन जो है वो कौन देते थे, बोलिए, जवाब दीजिए, कौन देते थे? 3rd स्टेट जो है वही सिर्फ टैक्स देते थे। पहला स्टेट जो पादरी वाले थे, जो चर्च के प्रतिनिधि होते थे, और दूसरे स्टेट जो है वो कुलीन वर्ग थे, एलीट क्लास, वो क्यों देंगे भाई टैक्स? तो सारा का सारा टैक्स जो है गरीब तबके के लोग देते थे, निम्न वर्ग के लोग देते थे। तो उन्हीं का जो एक जनरल था उसी को स्टेट जनरल कहते थे। तो ये भी आपको याद रह जाएगा। तो स्टेट जनरल की बैठक हुई क्योंकि ये रूल यही था, जो राजा जब भी कोई नया टैक्स लगाएगा तो उसको स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ेगी। कहानी आप समझ पा रहे हैं? कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो वही है जो राजा लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, मतलब जो नया टैक्स प्रपोजल था उसके रिकमेंडेशन के लिए स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई, जो कहां पे हुआ था? वर्साई की एक आलीशान भवन में। वर्साई का आपने सुना होगा, वर्साई के एक आलीशान भवन में जो है यह बुलाया गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसमें क्या है, यहां देखो, स्टेट जनरल अभी बताया एक राजनीतिक संस्था थी, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अभी क्लियर हो गई। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब आप समझिए, आप समझ लीजिए जो कितना ज्यादा यहां लोगों पे राजा का एक छत्र राज था। मतलब स्टेट जनरल की अंतिम बैठक, लास्ट टाइम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। अब जो बैठक बुलाई गई है 1789 में, ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो जो करीब करीब 170 साल बाद बुलाया जा रहा है, 175 साल बाद बुलाया जा रहा है। मतलब 175 साल तक बेचारे ये जो निम्न वर्ग के लोग थे, किसान, मजदूर, भूमिहीन और व्यवसायी वगैरह छोटे मोटे लोग थे, ये पिस रहे थे, यही टैक्स दे रहे थे, यही चर्चों को टैक्स दे रहे थे, पादरियों को टैक्स दे रहे थे। तो आप सोचिए क्रांति कैसे नहीं आएगी वहां पे, एक ना एक दिन तो आनी है। तो ये 2 चीज समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या था, जैसा आपको पता है जो टैक्स के लिए, न्यू टैक्स प्रपोजल के लिए रिकमेंडेशन चाहिए था, किससे? स्टेट जनरल से। और स्टेट जनरल में कौन आते हैं? तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते हैं। तो आपको बताया जो पहले स्टेट के प्रतिनिधि कितने थे? 300, वही पादरी वाले। दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि कितने थे? 300 कुलीन वर्ग एलीट क्लास वाले। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि कितने थे? 600। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, यहां जो मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया था, तीसरे स्टेट में 3 तरह की कैटेगरी होती थी ना। एक होता था जो थोड़े व्यापारी होते थे, थोड़े वकील होते थे, और मतलब थोड़े से अपर क्लास के, मतलब मीडियम अपर क्लास के होते थे। और उसके बाद एक होते थे जो किसान और मतलब जो खेती बाड़ी करते थे, और एक होते थे जो मजदूर और जो भूमिहीन किसान वगैरह, ये होते थे। तो टोटल ये 600 थे। साथ साथ आपको पता है इसमें तीसरे स्टेट में ये सब भी थे, मजदूर थे, किसान थे वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली आपको बता दूं, जैसा कि बताया मैंने, जो किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था, लेकिन लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी मांग रखी गई थी। तो तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आए थे। तो पहले का 300 समझ गए, दूसरे के 300, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तीसरे के 600 आए थे। और ये जो 600 थे, ये आप गौर कीजिए, इनमें जी कैटेगराइज बटा हुआ था, जिसमें पहले वाले जो थे ना, समृद्ध और शिक्षित वर्ग, मतलब जो और क्या एजुकेटेड थे, वो लोग आए थे। बेचारे नीचे तबके गरीब वालों को कौन पूछ रहा है? उनकी तो एंट्री भी नहीं थी, इसीलिए उनका जो है सिर्फ यहां पे लेटर आया था, जो हो सकता है इनके लेटर से ही इनकी डिमांड को रखा जाए। क्लियर हो गया। अब चूंकि यहां पे ये रूल था, समझिए, ये है स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था।
समझ गए ना, क्योंकि ये 3 है तो मतलब एक 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 तीनों की एक एक वोटिंग होती थी, और कोई भी डिसीजन जो है, मान लो 3 है वहां पे, तो कोई डिसीजन यदि 3 है तो कोई डिसीजन 2-1 से पास हो जाएगी। आप समझिए, 2-1 से पास हो जाएगी, 2 ज्यादा 1 कम, और 2 क्या, ये दोनों अपर वर्ग के लोग थे, एक कौन था, पादरी वाला, एक कुलीन वर्ग वाला, तो कोई भी डिसीजन ये लोग पास करवा लेंगे, और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे ऐसे बेचारे, ये टैक्स भरते रहो, पिसते रहो पिसते रहो। पर इस बार इनका मूड अलग था, इन्होंने सोचा था कुछ करना है इस बार, नहीं तो जब तक मतलब करोगे नहीं तब तक जो है दिक्कत जो है वो होती रहेगी, इसीलिए इन्होंने सोचा इस बार रिस्क लेना है, और जब रिस्क नहीं लोगे तब तक काम चलेगा नहीं। तो वही है, तो चूंकि एक एक मत देने का अधिकार था, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट, वही किसान मजदूर और खेतिहर वाले, तीसरे स्टेट ने लोकतांत्रिक तरीके मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से सभी के द्वारा वोट कराने की मांग की। इन्होंने कहा भाई जो जितने लोग हैं आप सबको वोट दो, कराओ ना, मतलब इन 300 के 300 लोगों का आप एक वोट करवा रहे हो, इस 300 के 300 लोग का आप एक वोट करवा रहे हो, 600 के 600 का एक वोट करवा रहे हो। आप देखियो ना कितना ज्यादा यहां पे पार्शलिटी है। तो इन्होंने कहा जितने लोग हैं उनकी वोटिंग करवाओ, ठीक है। तो वही चीजें हुई जिसे राजा ने मना कर दिया मानने से। राजा क्यों मानता भाई, इससे तो कहीं ना कहीं राजा की तौहीन थी, तो राजा ने मानने से मना कर दिया, जिस कारण तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत यहां से होती है। जो राजा बैठा हुआ है, राजा के जो चमचे एलीट क्लास थे, पादरी वर्ग थे, वो बैठे हुए हैं, और ये लोग जो किसान वाले थे, मजदूर थे, कारीगर थे, जो मीडियम वर्ग के लोग थे, ठीक है, व्यवसायी थे, वकील थे, वो सब जो 600 आए थे और 40,000 लेटर लेके आए थे तीसरे स्टेट के लोग, वो सारे के सारे उठ करके वहां से चले गए। जो नहीं, यदि वोटिंग होगी तो डेमोक्रेटिक तरीके से होगी, और नहीं होगी तो वोटिंग नहीं होगी। क्लियर है। तो जब वोटिंग नहीं होगी तो बताइए टैक्स लगेगा क्यों? क्योंकि टैक्स इसलिए नहीं लगेगा, जो टैक्स का रूल है, जो है राजा जो है तीनों स्टेट का एक एक वोट के थ्रू क्या है, टैक्स जो है उसको अप्रूवल कराता। तो जब टैक्स लगेगा नहीं नया, मतलब टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, तो राजा का खजाना कहां से भरेगा, और राजा का खजाना नहीं भरेगा तो काम कैसे चलेगा। देखो पेज फंसता जा रहा है, पेज फंसता जा रहा है। आप कहानी को इंटरेस्टेड हुए में समझिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, पेज फंसता जा रहा है। अब आगे क्या हुआ, फिर ये लोग यहां से निकल आए बाहर। उसके बाद आगे जाकर के इन्होंने क्या किया, 20 जून 1789 को, गौर कीजिए, अभी ये बातें हो रही है मई की। उसके बाद धीरे धीरे होते होते इन सब ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो हमें राजा के अगेंस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तब जाकर के इन्होंने क्या किया, 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि, मतलब ये जो सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये प्रतिनिधि वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। समझ रहे हो, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने पहले सोचा जो भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं राजा को जो है हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और राजा को सबक सिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा, जो भाई हम फ्रांस के, हम देश के जो हैं मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम अपने आप को देश का नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। मतलब हम जो है एक तरह से होल सोल इस देश के हो गए। तो इन्होंने, राजा है वहां पे, बट इन्होंने अपने आप को देश का नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। भाई जब विद्रोह ही करना है तो विद्रोह में तो आप कुछ मान लीजिए, आप कुछ मान लीजिए अपने आप को। तो इन्होंने क्या किया, और इनका जायज था मानना, तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। समझिए, और राजा की शक्ति को कम करने वाली संविधान बनाने का सबने शपथ लिया। जी हां, इन्होंने कहा जो हम जो हैं मतलब देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम यहाँ के नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित करते हैं और हम यह शपथ लेते हैं कि जब तक हम यहाँ मतलब फ्रांस के लिए संविधान ना बना दे, और वह संविधान जो राजा को, जो उसकी जो निरंकुश पावर है उसको छीन ले और राजा जो है वो नॉमिनल रह जाए, तब तक ठीक है हम इसको भंग नहीं करेंगे। इन्होंने ये कहा था तब तक हम इसको भंग नहीं करेंगे। किसको? नेशनल असेंबली को। और इनका जो लीडर मेनली था, इनका नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबेसिये ने, मिराबियो और आबेसिये ने किया था। आपको बता दूं ये मिराबियो और आबेसिये दोनों जो हैं तीसरे स्टेट के ही जो मिडिल क्लास थे उनके ये थे, बट चूंकि ये सामंती विचारधारा से
और जो साथ साथ जो राजा के द्वारा जो इतना कठोर टैक्स और ये सब सारी चीज़ें की जाती थी, मतलब पादरी वगैरह जो इनको वो करते थे, कहीं ना कहीं मिसयूज करते थे, इनसे टैक्स लेते थे, इन सब चीज़ों को देख करके इन सब ने जो है वो इनको सपोर्ट करना समझा। तो आपने क्या समझा यहाँ तक, ये सारी बातें, ठीक है, ये ध्यान दीजिए यहाँ तक। फाइनली क्या हुआ था, जो राजा नया टैक्स लगाने के चक्कर में था, क्योंकि उसकी खजाना खाली थी, आप लास्ट वीडियो देखिए, तो खजाना खाली के कारण उसने क्या किया, वर्साई के महल में किसकी, स्टेट की बैठक होगी, तो स्टेट असेंबली, स्टेट जनरल बोलते हैं उसको, तो स्टेट जनरल जो है उसको बुलाया, उसकी मीटिंग बुलाई। क्यों, क्योंकि ये रूल था जो कोई नया टैक्स लगेगा तो स्टेट जनरल में जो है मतलब वोटिंग के थ्रू लगेगा, तो इन्होंने वो बना लिया। और इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे। तो आपको बताया पहले के 300, दूसरे के 300 और तीसरे किसान वाले के 600 आए। और चूंकि गरीब तबकों के लोगों को आने अलाउ नहीं था, औरतों को अलाउ नहीं था, तो उनके 40,000 लेटर जो है वहां पे लेके आए। अब ये रूल था उसमें जो सभी वर्गों का एक एक वोट होता था, इसके हिसाब से वो कोई भी डिसीजन दिलवा सकते थे। क्यों, क्योंकि ये लोग दो थे, ये एक ही थे। तो इन्होंने ये कहा जो भाई इस बार जो मामला होगा ना वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से होगा, जितने लोग हैं उतना वोट देना पड़े, मतलब हम देंगे। राजा ने इस बात को मानने से मना कर दिया। इन्होंने जो है वहां से इनकलाब जिंदाबाद करते हुए बाहर आ गए, ठीक है। और वहां से बाहर आ गए, उसके बाद फिर ये मीटिंग करने लगे, क्या करें क्या करें, कहीं ना कहीं राजा को तो सबक सिखाना है। फिर इन्होंने ये घोषित किया जो हम सारे के सारे जो तीसरे वर्ग के लोग हैं वह इस देश के नेशनल असेंबली हैं, और हम ये मतलब शपथ लेते हैं, इसी को कहते हैं जो क्या, वर्साई का इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ, इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ, वर्साई का इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ। हम शपथ लेते हैं जो हम इस राजा को नस्तो नाबूद कर देंगे, और उसके लिए हम नेशनल असेंबली तब तक रहेंगे, तब तक नेशनल असेंबली को हम भंग नहीं करेंगे जब तक हम संविधान ना बना ले और राजा को संविधान के अंदर ना ले आए। समझ में आ गया। और उसका जो लीडर कौन था, मेराबियो और आबेसिये था। ये क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें वर्साई में हो गई। ओके, तो यहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में व्यस्त था, क्लियर है भाई, नेशनल असेंबली बना है तो संविधान बनाएगा था, उस समय पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। भाई पूरे के पूरे फ्रांस में जो है वो आंदोलन हो रहा था। ऑब्वियस ही बात है, एक ही जगह तो नहीं होगा, आंदोलन है तो हर जगह होगा। वहीं कड़ाके की ठंड के कारण फसल बर्बाद हो गया और पाव रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई। जो पाव रोटी वहां पे मुख्य था, खाने का मेन था, जिससे पूरे देश में स्थिति बहुत खराब हो गई। आप समझ पा रहे होंगे, एक तो पूरे देश में क्रांति चल रहा है, मतलब बिल्कुल ही जो है दंगे फसाद हो रहे हैं। उसके बाद जो है स्वाभाविक सी बात है भाई, राजा भी शांत थोड़ी बैठा होगा, उसके भी तो सेना इन लोगों को जो है मार रहे होंगे। तो मतलब इतना ज्यादा आपस में जो है वो युद्ध हो रहा है। ऊपर से क्या हुआ, ठंड आ गया, जिसके कारण मतलब ठंड ज्यादा हो गया, जिसके कारण फसल खराब हो गया। और जो वहां का भोजन था, पाव रोटी वगैरह, वह जो है उसके लिए किल्लतें हो गई। दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। महिलाएं जो है वो तंग आकर के लूटने लगी उनसे। क्यों, क्योंकि वो पुरुष जो है वो सारे के सारे इसमें विद्रोह में लगे हुए थे। तो अब देखो वहां की स्थिति कितनी खराब हो रही है, क्रांति क्यों हो रही है, ये सारी बातें इस बात से शो हो रही है। तो यहां तक आपने समझ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब देखिए, अब हम इस तरफ देखते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वर्साई का इंडोर टेनिस कोर्ट शपथ, उसी तरह से यह भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई, देखो यहां क्या था, 20 जून था। आगे जाकर के देखिए 14 जुलाई 1789 को पेरिस में स्थिति काफी खराब होने के कारण राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। क्या समझा आपने, मतलब पेरिस जो है जहां पे वो राजा रहता था, तो देखा जो वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगा। तो राजा ने जो है वो अभी तक जो किले में सेना थी उसको कहा जो भाई शहर में जाओ और मारो पीटो। और इस बात का ये वहां पे रूमर फैल गया जो सेना जो है वो सबको जो है गोली से उड़ाएगी, सबको मारेगी। जिस बात पे क्या हुआ, जिसको काउंटर करने के लिए, मतलब सेना जो शहर में आएगी उसको काउंटर करने के लिए लगभग 7,000 मर्द और औरतों ने मिलकर वहां एक जन सेना बनाया। क्या समझा, उस सेना को काउंटर के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक सेना बना ली, अपनी एक जन सेना, मतलब सिविल मिलिट्री जो है इन्होंने बना ली। बट बताइए, जब मिलिट्री बनाएंगे, उनसे काउंटर करेंगे तो हाथ से तो करेंगे नहीं, शक्तिमान तो है नहीं ऐसे करके दिखा दिया, इससे तो कुछ नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं हथियार चाहिए।
तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े जो हवेली थे, घर थे, उसमें घुस करके वहां से हथियार लूट लिया। उसके बाद इन्होंने सोचा जो एक जो बहुत जबरदस्त जो उस समय में कैद कर करके लोगों को रखते थे और बहुत बड़ा जो वो महल था, किला था, उस किला को क्यों ना लूट ले हम, और जहां से कि बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, हथियार वगैरह मिलेंगे। वही था बास्तिल का किला। तो उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं गुट में से सैकड़ों लोगों ने, तो देखिए सैकड़ों लोगों की एक समूह ने पेरिस के पूर्वी भाग में, मतलब पेरिस से ईस्ट में थोड़ा सा, बास्तिल किले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बास्तिल किले का ध्वंस किससे संबंधित है, बास्तिल किला किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और कमांडर को मारकर, मतलब उस जेल का कमांडर होगा कोई, तो उस बास्तिल का किला था, मतलब ऐसा बनाया हुआ था जिसमें कि मतलब वो जेल का भी रखता था, मतलब लोगों को कैद करके भी वहां रखा जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा किला था। तो बास्तिल के किले को तोड़ डाला और कमांडर को मारकर हथियार और गोला बारूद लूट लिया, पब्लिक ने लूट लिया, जो जंग सेना बनी थी, और उसमें बंद कैदी को छुड़ा लिया गया जो सिर्फ 7 थे। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बास्तिल के किले में टोटल कितने सैनिक कैदी थे जिसको वहां से छुड़ाया गया था। तो लोगों को लगेगा 150 वगैरह, अरे मात्र 7 थे, मात्र 7 थे। बट इनका उद्देश्य इनको छुड़ाना नहीं था, इनको तो छुड़ा ही लिया, बट इनका मुख्य उद्देश्य था जो ज्यादा से ज्यादा असला बारूद और हथियार हमें हो, जिससे कि हम राजा के सेना का सामना कर सकें। क्यों? क्योंकि राजा ने पेरिस में, शहर में सेना को घुसने का राइट दे दिया था। आप समझिए, ये सारा कंडीशन के बाद अब आप यहां का समझिए। इसके बाद फिर बास्तिल का किला का ध्वंस हुआ, और आपको जैसे बताया था, और बास्तिल किले को ढहा दिया गया, जो निरंकुश शक्ति के प्रतीक का कारण था। मतलब बास्तिल का किला जो है, राजा को जो निरंकुश शक्ति था, मतलब जिसका किसी तरह का कोई लिमिट ही नहीं था, उसका जो है एक रिप्रेजेंटेटिव था यह, इसलिए इसको ढा दिया गया। और आपको जैसा बताया, इसके टुकड़े टुकड़े, मतलब पत्थरों के टुकड़ों को बेच दिया गया और लोगों ने खरीद लिया। यह देखिए, ओहो ये तो राजा का है। अच्छा, इसी को जो है मतलब सबने, विद्रोही ने जो है इसको खत्म कर दिया, इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, और लोगों ने अपने अपने घरों में रख लिया, जो मतलब उस टाइम के पैसे वाले थे, उन्होंने खरीद लिया उसको। क्लियर? अब देखिए, विद्रोही प्रजा के शक्ति को देखकर जब इतना कंडीशन खराब हो गया, सोचिए, यहां इन्होंने नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर लिया, यहां वर्साई का किला तोड़ दिया, हथियार लूट लिए, कैदी को छुड़ा के भाग गए, कुछ तो हो रहा है ना। तो ये बातें राजा को भी पहुंची, सारी बातें, और पहुंच रही थी क्योंकि वही था, सारा पेरिस में ही हो रहा था। तो यह विद्रोही प्रजा के शक्ति को देखकर राजा ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। खुशी की खबर, मतलब जो भाई नेशनल असेंबली जो तुमने बनाया है, इन्होंने, तीसरे स्टेट वाले ने, ये तुम लोग ठीक हो, मान्यता दे दी, और खुद को संविधान के अंदर मान लिया और कहा ठीक है, आप लोग अपना संविधान बनाओ, और आज से मैं संविधान के अंदर रहूंगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा मैं वही करूंगा। गेटिंग? अब देखिए आगे जाकर के, ये जुलाई की बातें हैं, फिर क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को, प्रोसेस चल ही रहा है, इसलिए क्रांति मेनली 1789 को ही माना जाता है। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने, भाई नेशनल असेंबली, संविधान बन गया, मतलब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया, तो नेशनल असेंबली ने करों, बंधनों, ठीक है, बंधनों मतलब जो टैक्स था, कर, और बंधन मतलब जो आम पब्लिकों पे इतना सारे जो बॉन्ड लगाया गया था, और सामंती व्यवस्था मतलब जिसमें ये था जो आपको काम करना पड़ेगा, मजदूरी में उसकी मजदूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए जो है आपको पैसा इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, जो सारी की सारी चीजें जो मतलब गरीब तबके के लोगों के लिए जो मजबूरी थी, जो कंपल्सन था, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को खत्म करने का आदेश दिया, आदेश पारित किया। समझ लो, क्योंकि यह नेशनल असेंबली था किसका? गरीब का। तो भाई सबसे पहले गरीब के फेवर की बात करेंगे ना। और वहीं ये आया ना लाइन में, पादरी वर्ग बहुत मजे ले रहे थे, आपको पता है, एलीट क्लास थे ये, उससे भी ऊपर थे। तो पादरी वर्ग को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ने को विवश कर दिया। विशेषाधिकार क्या था? भाई हम टैक्स नहीं देंगे, हम चर्च के रख रखाव वाले हैं, हम चर्च के ये हैं, हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सारी चीज़ों को उनको मजबूर कर दिया, जो ये सब कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद धार्मिक कर, याद है, जो धार्मिक कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर लिया। मतलब जो सरकारी जमीन को चर्च ने कब्जा रखा था, उन सभी जमीन को भी वापस ले लिया। इस तरह से 20 अरब लिब्रे, याद करो जो फ्रांस की क्या थी, करेंसी थी, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। सोचिए,
मतलब नेशनल असेंबली को जैसे ही राजा से अप्रूवल मिल गया, नेशनल असेंबली ने तुरंत जो है इतने सारे अपने मतलब अप्रूवल पास किए, जिसमें सारे के सारे टैक्स को हटा दिया गया, धार्मिक कर को हटा दिया गया, सामंती व्यवस्था जो बंधन था, बाउंडेशन था, उसको हटा दिया गया, चर्च से जमीन वापस ले ली गई, पादरियों का जो विशेषाधिकार था वो सब वापस ले लिया गया। आप देख लो, सब मतलब इक्वलिटी में आ रहे हैं, सब समानता में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपको फिर बता देता हूं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो टर्म है वो पूरे वर्ल्ड में जो फैला, भारत में जो फैला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की क्रांति से ही फैला था। चलिए अब आगे क्या हुआ, गौर करें। ये सब होने के बाद, उसके बाद नेशनल असेंबली ने 2 साल में अपना संविधान बना लिया। तो देखिए अब आगे देखना, जो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बना लिया, 2 साल में बना लिया संविधान, क्लियर हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य, मतलब संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति को सीमित करना था, भाई राजा का पावर को मेनली कम करना था, संविधान का तो यही रूल था ना। और इन शक्तियों को इन्होंने क्या किया, विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी में विभाजित एवं ट्रांसफर करना था। याद कीजिए, उस समय के जो फिलोसफर थे फ्रांस के, उन्होंने कहा था ना, जो भाई जो मेन पावर है, जो सत्ता का पावर है, वो 3 चीजों में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन्होंने वही किया, तो राजा के पावर को कंट्रोल कर दिया और पूरा का पूरा जो पावर है वो इस 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, राजतंत्र है, सोचो मोनार्ची है, राजतंत्र है, बट वो संवैधानिक हो गया। अब राजा को संविधान की बात माननी पड़ेगी। और संविधान बनाया किसने? आपके नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली कौन था? हम आप जैसे गरीब। इनकलाब जिंदाबाद, समझ रहे हो। अब देखो बात आगे ये है, जो नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती थी। ध्यान देना, आगे आप देखोगे जो और प्रॉपर कैसे होता है क्रांति, जिसमें जनता मतलब पब्लिक जो है निर्वाचक समूह चुनते थे, मतलब उसको चुनते थे जिनको यह चुनना होता था। निर्वाचक समूह मतलब कह सकते हैं जो भाई इलेक्ट्रोल ग्रुप करके जो है वो चुनते थे, जो बाद में नेशनल असेंबली के सदस्य को चुनते थे। मतलब चूंकि इनडायरेक्ट मतलब वो होता है जैसे मैंने आपको चुना और आपने किसी थर्ड पर्सन को चुना, तो अल्टीमेटली मैंने उस थर्ड पर्सन को चुना, क्योंकि मैं ही तो आपको चुना और आपने उसको चुना ना। यदि सपोज आप कहोगे जी मैंने तो उनको चुना है, बट आपको यदि मैं नहीं चुनता तो आप उनको कैसे चुनते? तो इनडायरेक्टली मैंने ही तो उनको चुना ना। तो वही चीजें हो गई, जो चूंकि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तौर पर चुनी जाती थी। अब इनडायरेक्ट तौर पर कैसे? जिसमें सबसे पहले पब्लिक जो है, जनता जो है, निर्वाचक समूह को चुनते थे, मतलब इलेक्ट्रोल ग्रुप को चुनते थे, और इलेक्ट्रोल ग्रुप जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। तो अल्टीमेटली जनता ने ही इसको चुना था। ऑलमोस्ट 750 के आसपास जो है इसके टोटल जो है सदस्य वगैरह थे। अब वही यहां बात थी, जो यहां पे सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं का तो कोई मतलब ही नहीं था, पुरुषों को ही था, और स्पेशली 25 वर्ष से अधिक की उम्र के पुरुषों को, जिसको 3 दिन का जो है वो कम से कम टैक्स अदा कर सकता था। देखिए, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को सक्रिय नागरिक, सक्रिय एक्टिव सिटीजन किसको कहते थे? जिन्हें वोट देने का अधिकार था, ठीक है, माना जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। आपने क्या समझा? मतलब एक्टिव सिटीजन या वोट देने का राइट उसी को हुआ 25 वर्ष से अधिक की उम्र के, जो कम से कम 3 दिन के कर चुकाते थे। तो अब अभी तक आपने ये देखा है, क्या देखा? जो कैसे राजा ने नया टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल बैठक बुलाने के बाद सारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें आए। वोटिंग का जो प्रोसेस था उसको इन्होंने डिने कर दिया तीसरे स्टेट वाले ने, और तीसरे स्टेट वाले वहां से विदा करके बाहर आ गए विद्रोह मूड में आके। और उन्होंने जो है क्या किया था, वर्साई में इंडोर टेनिस कोर्ट में जो है शपथ लिया था। किसके लिए? अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करके, और राजा को जो है बिल्कुल शक्ति विहीन करने के लिए, संविधान बनाने के लिए। और आगे जाकर के पूरे देश में फिर ये विद्रोह फैलती जा रही थी। इनका लीडर मिराबियो और सीए था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर जो है चूंकि पेरिस में राजा ने सेना वेना को भेज दिया था, तो इनको अब हथियार और इन सब की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि सेना से इनको लड़ना था। इसके लिए इन्होंने बास्तिल के किला को लूट लिया, बास्तिल के किले को हथियार को लूट लिया, उसको तोड़ फोड़ दिया और वहां से कैदियों को भी भगा दिया।
उसके बाद आगे जा करके जो है फिर इन्होंने क्या किया, जब इतना ज्यादा चीज हो गई तो राजा ने जो है वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और संविधान को मान लिया। उसके बाद फिर आगे इन्होंने जो है नेशनल असेंबली ने सारे के सारे ऐसे डिसीजन लिए जो पब्लिक के फेवर में था, और आगे जा करके 2 साल बाद मतलब 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया, और संविधान का जो मेन उद्देश्य था राजा को की पावर को लिमिट करना वो किया, और उसके साथ साथ तीनों के तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसमें जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेशनल असेंबली बेसिकली इनडायरेक्ट वे में चुना जाता था। पहले इसको इलेक्टोरल ग्रुप चुनते थे और इलेक्टोरल ग्रुप को जो है के द्वारा मेंबर चुने जाते थे, और अल्टीमेटली वह व्यक्ति चुनते थे जो 25 साल से ज्यादा थे और उनको वोट देने का राइट होता था, जो कि 3 दिन का क्या करे टैक्स दे सकते हैं। तो आपको बता दूं ये मात्र 2 पार्ट है, क्योंकि एक दिन ही करके बहुत लंबा वैसे वीडियो हो जाता है। तो इसका तीसरा पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट अब आएगा। तब तक आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख करके इसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद।